तो आज का टॉपिक क्रमचय समचय होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे दी हुई चीज़ों को अरेंज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। खैर, उसका पर्पस मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। इंग्लिश में इसको परमिटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं। कुछ एग्जाम में ये पोर्शन होता है, कुछ एग्जाम में नहीं होता, तो आप ज़रूर देख लें कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं और उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते। जैसे कि मैंने कहा, ओवरऑल सी सेट सीरीज है, सारे टॉपिक कवर होंगे। कुछ एग्जाम में कुछ टॉपिक पूछता है, कुछ टॉपिक नहीं पूछता, तो वो आपके एग्जाम की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। कल हम टॉपिक देख रहे थे कौन सा, मिश्रण का। तो मिश्रण के 2 क्वेश्चन शेष रह गए थे, उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। चलिएगा, रमेश ने 1500, पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्रमचय संचय का टॉपिक शुरू करेंगे। रमेश ने 1500 रुपए को 15, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका पीडीएफ का, क्वेश्चन नंबर 16 पीडीएफ। ये क्वेश्चन नंबर 16 पीडीएफ आपका टॉपिक है मिश्रण, मिक्सचर, उसका। रमेश ने 1500 रुपए को 2 बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? उसके कुछ धन 6% तथा शेष धन 5% ब्याज पर जमा कर लिया गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों जगह से कुल 85 रुपए की आमदनी होती है, तो बताएं उसमें 6% ब्याज पर कितना पैसा लगाया। तो इसको तो आप जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, तो साधारण ब्याज वाला खैर ये प्रश्न है, तो उससे भी बन जाता है। लेकिन अगर इसको एलिगेशन से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ठीक है। समय लगभग लगभग सेम लगेगा, तो आप कन्वेंशनल मेथड से बना सकते हो कि एक भाग मान लेते हैं एक्स होगा, तो दूसरा भाग रुपए का जिसने दूसरे बैंक में जमा किया है जिसको, तो वो 15,000 ऋण एक्स होगा, 1500 ऋण एक्स होगा। एक एक्स लिया तो डेफिनेटली जो बचा हुआ शेष भाग रहेगा पैसे का, वो कितना होगा? 1500 ऋण एक्स, ठीक है। तो एक को लगा देगा 6% पर, एक को लगा देगा 5% पर। दोनों का आप साधारण ब्याज ले लोगे, फॉर्मूला लगाकर दोनों को जोड़ दोगे, बराबर कर दोगे 85 के। यहां से एक्स का मान निकाल आएगा। एक्स का मान निकाल लेने के बाद जो भी आपसे पूछा है, क्या पूछा है? 6% ब्याज पर कितनी धनराशि जमा की गई थी। मतलब आपको सिंपल यहां पर एक्स की ही वैल्यू पूछा है। अगर पूछा होता कि 5% ब्याज पर कौन सी धनराशि से जमा की गई थी, तो आपको आता 1500 माइनस एक्स। क्लियर? तो ये बन जाता वैसे पहला तरीका। लेकिन यहाँ मिश्रण और एलिगेशन देख रहे हैं, मिक्सचर और एलिगेशन देख रहे हैं, तो एलिगेशन मेथड जो हम देखते आ रहे थे वो कैसे लगेगा। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखो, मान लेते हैं पहला जो ब्याज है, पहले केस में 6% ब्याज की दर है, ठीक है। यदि 6% ब्याज दर पूरी धनराशि लगा देता, पूरी धनराशि मतलब 1500 रुपए, ठीक, तब कितना ब्याज उसको मिलता, ये हम पता कर लेते हैं। तो 1500 रुपए का 6% बटे 100, एक क्यों लिया? क्योंकि समय 1 वर्ष की ही बात है। वर्ष के अंत में बोला मतलब पूरा 1 वर्ष, तो समय क्या ले लिया? 1 वर्ष। ब्याज की दर आपको 1500 रुपए जो जमा किया है बटे 100, ये काट देंगे, क्या हो गया? 15 छक्का 90 रुपए। यदि पूरी धनराशि 6% ब्याज पर लगाता तो उसको 90 रुपए मिलता। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप, यदि 5% ब्याज पर संपूर्ण धनराशि जमा करता, मतलब 1500 रुपए को, तब ब्याज कितना होता? ये ब्याज है ना, ब्याज का कितना ब्याज मिल रहा है वो है। तो 1500 का 5% बटे 100, 15 पंचे 75 रुपए। यदि संपूर्ण धनराशि वो 5% ब्याज की दर पे जमा करता, तो उसको ब्याज वर्ष के अंत में 75 रुपए मिलता। लेकिन उसको कितना मिला? 82। तो एक चीज तो पता चल गया, ये पहला किस्म, ये दूसरा किस्म। अब वो 2 किस्म कुछ भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। वो जो 2 अलग अलग वैरायटी हम लेते हैं, वो कुछ भी हो सकता है आपका। यहां पर 2 अलग अलग वैरायटी मतलब 2 अलग अलग ब्याज। तो चलो, वो जो एलिगेशन लगाते थे, 90 लिख दिया इधर, 75 लिख दिया इधर। यहां पर आ जाएगा जो आपका मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू मतलब कुछ राशि उसने 6% पर, कुछ 5% पर, और ऐसे करके जो उसको ब्याज मिल रहा है वर्ष के अंत में, वो कितना? 85 रुपए। ये 6% वाले पर जो ब्याज मिलेगा वो है, ये 5% पर ब्याज मिलेगा वो है, पूरी पूरी धनराशि। कुछ को 6%, कुछ को 5%, मतलब मिक्स कर दिया, और मिक्स करने से जो ब्याज मिला वो है 85।
तो धनराशि बताना है 6% वाले का, मतलब यहां पर जो रेशियो मिलेगा ये रेशियो का वैल्यू कितना होगा यही बताना है। तो चलो लगाओ ये एलिगेशन। 90 में 85 गया, इधर आ गया 5, 85 में 75 गया, यहां मिला 10, रेशियो क्या मिला, और ये क्या होगा, धन राशि का अनुपात होगा, धन राशि का अनुपात होगा। क्लियर, मतलब 2:1। क्वांटिटी का रेशियो होता है यहां पर क्या रहता है, मूल्य। यहां मूल्य क्या किसके जैसा है, मतलब ब्याज किसके जैसा वर्क कर रहा है यहां पर, मूल्य के जैसा। और क्वांटिटी मतलब धनराशि का अमाउंट, मतलब धनराशि या अमाउंट, ठीक है। तो 2:1। अब आपको पूछा है कि 6% वाला कितना है धनराशि, तो 6% वाला धनराशि 2 भाग है। 6% वाली धनराशि निकालने के लिए सिंपल रेशियो ले लेना है जो आपको आता है। 2 भाग आपको दिख रहा है 6% के नीचे, कुल भाग कितना, 3, किसका, 1500 का, है कि नहीं। 1500 कितना दिया है, पी दिया है ना, 1500 प्रिंसिपल मूलधन। तो 2 भाग आपका 6% वाली धनराशि है, कुल 3 भाग में से, 2 और 1 3 भाग में से, किसका, 1500 का। 3 पंचे 15 और ये 500 हो गया, 500 दूनी 1000, आंसर हो गया। तो 6% वाली जो धनराशि है वो 1000 रुपए है। यहां तक क्लियर है क्या। एक बात और ध्यान देंगे, आपके मैथ्स के लाइव क्लास का समय परिवर्तित हो रहा है, और ये मान के चलिए कि अगली क्लास आपकी जब मंडे को होगी तो वो 12 बजे होगी, ठीक है, 12 बजे दिन में। तो 12 बजे आपकी क्लास होगी, लाइव क्लास अब से। वैसे भी लाइव क्लास करने वालों की संख्या मैं देख पा रहा हूँ कि उतनी ज़्यादा नहीं है, इंटरेस्ट आप नहीं ले रहे हो, तो टाइम भी परिवर्तित कर दें तो उतना कुछ फ़र्क आपको जहाँ तक नहीं होगा। और ये भी बात है, अगर रिकॉर्डेड वीडियो भी दे दे केवल लाइव क्लास ना करके, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उन लोगों से कह रहा हूँ जो लाइव क्लास कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगली लाइव क्लास जो आपको है दोपहर 12 बजे मिलेगी। एक बार और पूर्ण सूचना दे दी जाएगी आपके ग्रुप में, सीसेट ग्रुप में, उसको देखिएगा ज़रूर मंडे की क्लास को आने से पहले। चलिए अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न, मिश्रण का 17, क्वेश्चन नंबर 17। एक बाल्टी में 10 लीटर शुद्ध दूध है। इस बर्तन से 1 लीटर दूध निकालकर उसके बदले पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। फिर मिश्रण का 1 लीटर निकाल लिया जाता है, उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में दूध कितना है, शुद्ध दूध कितना है। ये एक तरीके से प्रतिशत जैसा प्रश्न है। शुरू में इतना था, उसमें से निकाल लिया कुछ, और फिर जितना बचा उसमें से फिर निकाल लिया, यही बात हो रही है। मतलब एक तरीके से डिस्काउंट वाला जो था कॉन्सेप्ट है ना, जो एमआरपी है, एमआरपी में डिस्काउंट कर देते हैं एक बार, फिर जितना बचता है उसमें फिर उतना डिस्काउंट कर देते हैं, लेकिन वो प्रतिशत में बात कर रहा था, यहां पर क्वांटिटी में बात कर रहा है बस। क्लियर है क्या। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो 10 लीटर शुद्ध दूध है, ये एज अ एक्ट कर रहा है एमआरपी। एमआरपी एमआरपी और डिस्काउंट में क्या रिलेशन है, आपने अगर प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर किया है तो आपको भली भांति समझ में आएगा। देखिएगा, तो डिस्काउंट के बाद बचा हुआ मिश्रण ये मैं निकाल रहा हूं डायरेक्ट, देखना। शुद्ध दूध में शुद्ध दूध निकालकर उतना ही पानी डालना और फिर उसी प्रोसेस को एक बार और रिपीट करना, ऐसा करके कितना मिश्रण बचेगा वो। ये ठीक वैसे ही है जो शुरू में एमआरपी होता है, एमआरपी में एक बार डिस्काउंट कर दिया, कितना सेलिंग प्राइस बचा, ठीक है, उसके बाद उसमें फिर से एक बार डिस्काउंट कर दिया। लेकिन यहां पर बस अंतर यह है कि जितना दूध निकाल रहे हैं उतना पानी डाल रहे हैं, क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं है। क्वांटिटी में चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर आप क्या करेंगे, कितना बचा है वो देखेंगे। तो 10 लीटर शुद्ध दूध में 1 लीटर शुद्ध दूध निकाल दिया, कुल कितने में से, कुल 10 लीटर में से। तो यहां पर इस प्रकार के प्रश्नों के लिए प्रश्न क्रमांक 17 मिश्रण से पहचान लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न के लिए एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। अंतिम बचा मिश्रण
अंतिम बचा मिश्रण, या फिर अंतिम बचा मिश्रण नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली शुद्ध दूध की बात कर रहा है कि दूध कितना बचा है ना। शुद्ध दूध कितना बचा है मिश्रण में वो बता रहे, केवल दूध को, शुद्ध दूध। क्लियर है कि नहीं? शुद्ध दूध कितना बचा है, तो शुद्ध दूध बराबर बचा हुआ लिखना ना यहां पर, बचा हुआ शुद्ध दूध, दी हुई शुद्ध दूध की मात्रा। अब दूध की जगह यहां पर कुछ और होगा तो वो भी आप देख सकते हो, एल्कोहल, स्पिरिट, वॉटएवर। दी हुई शुद्ध दूध की मात्रा या प्रारंभिक मात्रा बोल सकते हो, ठीक है। यहां पर आ जाएगा, इसको प्रारंभिक मात्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर प्रारंभिक मात्रा भी लिख देते हैं शुद्ध दूध की। या फिर ये इतना लंबा हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं तो आपको इजी होगा। एक्चुअली जो इक्वेशन बन रहा है वो केवल शुद्ध दूध के लिए बन रहा है, शुद्ध दूध के लिए बन रहा है। तो शुद्ध दूध का इक्वेशन मैं बना रहा हूं, तो यहां पर लिखोगे अंतिम मात्रा शुद्ध दूध की, ऑब्वियसली केवल शुद्ध दूध की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू प्रारंभिक मात्रा शुद्ध दूध की प्रारंभिक मात्रा ऋण जितना निकाला जा रहा है, ठीक है। जितना निकाला जा रहा है, जैसे यहां पर निकाला जा रहा है 1 लीटर, ठीक है। जितनी मात्रा निकाली जा रही है, तो यहां पर जितनी मात्रा निकाली जाएगी वो यहां पर 1 लीटर निकाला जा रहा है, हो सकता है प्रश्न में 2 लीटर निकाले, तो जितनी मात्रा निकाली जा रही है वो बटे कुल मात्रा, बटे कुल मात्रा, बस, और की घात n। जितने बार ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी उतना बार वो आ जाएगा पावर। जैसे यहां पर 2 बार अपनाई जा रही है प्रक्रिया, तो यहां पर n की घात 2 आ जाएगी, सिंपल। चलो, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा शुद्ध दूध की है 10 लीटर। अब यहां पर प्रारंभिक मात्रा रखा 10, 1 लीटर निकाल लिया कुल 10 लीटर में, तो कितना बचा, 9 लीटर बचा ना, किसका, 10 लीटर का। लेकिन 9 लीटर किस में से, 10 लीटर में से, भाग के रूप में देख रहे हैं। और ऐसा 2 बार किए, मतलब एक बार और करोगे, 10 ऋण 1 बटे 10, तो ये हो गया। इसकी घात 2 भी कर सकते थे, 10 गुणा 9 बटे 10 गुणा 9 बटे 10, एक 10 एक 10 काट दो, 9 या 81, 81 बटे 10 मतलब 8.1 लीटर शुद्ध दूध बचा है अब, शुद्ध दूध बचा है अब, आंसर क्लियर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर प्रश्न के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मिश्रण में से, क्योंकि लोगों को ये कंफ्यूज करता है और एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि कंफ्यूज करता है, सीधी बात है, ठीक। एक्चुअली साधना जी, थोड़ा सा समय का यहाँ पर दिक्कत होगा, क्योंकि समय की बाध्यता बाकी क्लासेस को लेकर भी है, और कुछ ही क्लासेस मैथ्स और रीजनिंग के बचे हुए हैं, तो बची क्लासेस को 12 बजे ही करना उचित नज़र आ रहा है, क्योंकि समय की थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर चल रही है, इस कारण हम कर रहे हैं 12 बजे, ठीक है। कौन सी क्लास रहती है आपकी 12 बजे साधना जी? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक अब कर लेंगे। ये हो गया हमारा पूरा मिश्रण का टॉपिक, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे आपके बुक से, जो भी हो, जो पीडीएफ में होते हैं जितने क्वेश्चन वो आपके क्लास वर्क के क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी होती है। चलिए, तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्या, क्रमचय संचय, परमिटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। इस क्रमचय संचय वाले टॉपिक से आपका प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी सॉल्व होता है, ठीक है। समय की थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि क्लासेस ज़्यादा चल रहे हैं थोड़े से, रवि प्रकाश आजाद सर भी क्लास ले रहे हैं, तो 12 बजे मैं अपनी क्लास यहाँ पर मैथ्स की रख रहा हूँ। जिसको दिक्कत है वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकता है, वैसे भी लाइव क्लास कुछ ज़्यादा बचे हुए नहीं अभी, तो बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हो चुकी है, कुछ क्लासेस लाइव और चलेंगी, फिर मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 12 बजे कर रहे हैं।
प्री के लिए मोर देन इनफ है मानसी जी, ये सिर्फ काफी नहीं है, मोर देन इनफ है। प्रीलिम्स के लिए आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे, सारी वैरायटी मैंने कवर की, और मैंने कहा भी है कि एक बार जब सारा टॉपिक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि मास्टर शीट सॉल्व करेंगे। मास्टर शीट मतलब उसमें सभी टॉपिक के क्वेश्चन मिक्स होंगे और थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो ये भी हम करेंगे, डोंट वरी। तो जितना भी अभी पढ़ाया जा रहा है ना, मोर देन इनफ है आपके प्रीलिम्स के लिए, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। मैं कैट और बैंकिंग लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं उसका लेवल अलग होता है, वो लेवल अभी कवर नहीं हो रहा है। हाँ, सारे टॉपिक हो जाने के बाद जब हम शीट करेंगे मास्टर शीट, उसमें वो लेवल अचीव हो सकता है। यहां पर हमने बेस की बात की और बेस से लेवल भी हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया और सारी वैरायटी भी कवर की है। तो किसी भी एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है ये पूरा लेवल, ये सारी वैरायटी मेरे, बशर्ते आपको जो मैंने कहा है प्रॉपर किसी भी टॉपिक का और प्रैक्टिस आपको किसी बुक से, रेफरेंस बुक से करनी है, वो अगर आप कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूं कि आपको दिन रात मैथ्स बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है। जिस दिन जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूं उसकी थोड़ी सी 1 आध घंटे प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये चेक कर लीजिए बस। समझ में आई बात? चलिए, तो ध्यान रखिएगा 12 बजे क्लास का टाइमिंग टेंटेटिव है मंडे से। ये आपको एक बार और सूचना दे दी जाएगी, ग्रुप जरूर चेक करिएगा लाइव क्लास में आने से पहले। चलिए, अगला पीडीएफ निकाल लीजिए, क्रमचय संचय का आपको शेयर कर दिया गया ग्रुप में। क्रमचय एवं संचय, इंग्लिश में क्रमचय को बोलते हैं परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, जबकि संचय को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत यूजफुल है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये स्ट्रेटेजी अच्छी है दीप्ति जी की कि प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपका मैथ्स भी बन जाएगा और ये आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मैंने पढ़ाया है लेवल वो उसमें कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। डेफिनेटली कवर हो रहा होगा और आपसे प्रश्न बन भी रहे होंगे अगर आपने क्लास प्रॉपरली किया है और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपसे प्रीवियस 5 ईयर के क्या 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आगे आने वाले 5 साल के भी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, मतलब मैथ्स फिक्स हो जाएगा, रीजनिंग फिक्स हो जाएगा। चलिए देखिएगा अब इनका यूज क्या है, समझिएगा। सबसे पहले टॉपिक ये हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन है बहुत ज्यादा इजी अगर इसका पर्पस समझ जाए दोनों टॉपिक का। देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ संख्याएं दी हुई है, उनमें से कुछ संख्या बनानी है, ठीक है, संख्या की जगह पे हम कोई लेटर भी ले सकते हैं, अल्फाबेट ले सकते हैं, उनसे हमको कुछ बनाना है, कुछ दूसरा चीज बनाना है, या फिर उनको आपस में फिर से पुनः व्यवस्थित करना है, तब हम क्या करें, है कि नहीं? जैसे देखो, अगर मैंने यहां पर लिख दिया 2 4 5 9 और 0, इन सभी दिए हुए अंकों से आपको एक संख्या बनानी है। कितने प्रकार से अलग अलग संख्या बनाई जा सकती है, कितने प्रकार से अलग अलग संख्या बनाई जा सकती है? खैर ये तो नंबर और ज्यादा बड़ा हो गया, मैं और थोड़ा छोटा ले लेता हूं। 1 2 और 3 को लेकर कितनी अलग अलग संख्याएं बनाई जा सकती है? तो आप बोलोगे सर एक तो 123 ही हो गया, एक क्या करोगे 213 हो जाएगा, एक हो जाएगा 321, एक हो जाएगा 312, समझ में आ रही है बात? एक हो जाएगा 231, एक हो जाएगा 132। इस प्रकार हमको देखने को मिल रहे हैं 6 संख्याएं बनाई जा सकती है अलग अलग बाय यूजिंग 1 2 3, है ना? लेकिन क्या सभी संख्याओं के साथ हमको ऐसा करना है कि हम सारे इटरेशन करें, सारी पॉसिबिलिटीज को लिख के चेक करें? बिल्कुल नहीं। ये 3 अंकों की थी करके बन गया, लेकिन अगर अंकों की संख्या ज्यादा हो, अल्फाबेट ज्यादा हो, तो थोड़ी करते बैठे रहोगे कि 2 के साथ सारा कॉम्बिनेशन देखा, फिर 4 के साथ का सारा कॉम्बिनेशन देखा, बीत जाएंगे बरसों ऐसा करते हुए, ठीक है, नहीं करना है। तो इस कठिनाई से बचने के लिए कि आपको अरेंज करना पड़े, इटरेट करना पड़े, इस कठिनाई से बचने के लिए ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और बन जाता है इजीली,
ये पर्पस होता है। जब चीजों को आपस में पुनर्व्यवस्थित करके रीअरेंज करके नई चीजें बनानी हो, वहां पर आपका परमिटेशन या कॉम्बिनेशन लगता है। कब परमिटेशन लगेगा, कब कॉम्बिनेशन लगेगा, बताऊंगा मैं। ठीक है। वैसे तो अभी जब मैंने कहा पुनर्व्यवस्थित करना, रीअरेंज करना, तो जब रीअरेंज करेंगे तब आपका परमिटेशन ही लगेगा। और जब दी हुई चीजों में से कुछ ही चीजें हमको निकालनी है, सेलेक्ट करनी है, तब कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, अभी मैं पूरी चीजें लिखाऊंगा, डोंट वरी। तो पर्पस समझ में आया क्या? यहां पर आपको ये संख्याएं कौन कौन सी होगी उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि ये 1 2 3 से कितनी अलग अलग संख्याएं बन सकती है। ये होगी 6। ये आपको आंसर चाहिए था। तो आपको संख्याओं के संख्या से मतलब है। क्लियर? संख्याओं से मतलब नहीं है। तो 1 2 3 को यूज करके 6 अलग अलग संख्याएं बनाई जा सकती है। और कैसे आंसर आता है इसका? तो देखो, 3 संख्याएं दी हुई है, परम्यूटेशन लगेगा, तीनों को यूज करना है। ठीक है, यहां पर तो बोला नहीं है कि 3 संख्याओं में से 2 यूज करना है। अगर वैसा भी बोलेगा तो भी क्या करना है वो भी बताऊंगा, फिलहाल सीख लो। तीनों को यूज करके 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो 3 संख्या, दी हुई संख्या, जितनी संख्या दी होती है वो, परम्यूटेशन मतलब रीअरेंज करना, और यहां पर जितनी अंकों की संख्या बनानी है वो। तो 3p3 लग जाता है। 3p3 परम्यूटेशन लगा। अब इसका एक्सपांशन क्या होता है, चलो एक्सपांशन देखो। NPR, इसका एक्सपांशन देखो, P से परम्यूटेशन। ठीक है, P से परम्यूटेशन, और परम्यूटेशन के का मतलब लिख लेना, टू सेलेक्ट एंड देन अरेंज। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब लिखना टू सेलेक्ट एंड देन अरेंज। सबसे पहले दी हुई चीजों में से सेलेक्ट करना और उसको पुनर्व्यवस्थित करना, यह परम्यूटेशन है। तो यहां पर मैंने कहा था व्यवस्थित करने के लिए परम्यूटेशन, सेलेक्ट करने के लिए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, यहां पर दी हुई चीजों में से कुछ चीजें केवल निकालनी होती है, वहां पर पुनर्व्यवस्थित नहीं करनी होती। तो यहां पर पुनर्व्यवस्था का कोई कार्य नहीं होता, रीअरेंजमेंट का कोई काम नहीं होता, शफलिंग का कार्य नहीं होता, केवल चीजें सेलेक्ट करनी है, चयन करना है, चयन चयन करना है, केवल चीजों का संचय करना है। इस कारण वहां कॉम्बिनेशन लगेगा केवल। तो समझ में आई बात आपको, कहां कॉम्बिनेशन कहां परम्यूटेशन? जब चीजों को सेलेक्ट भी करना हो और रीअरेंज भी करना हो, परम्यूटेशन लगेगा। जहां चीजों को केवल सेलेक्ट करना हो, चीजें संचय करनी हो, वहां कॉम्बिनेशन। बस इतना ध्यान रख लो। ठीक है, तो यहां लिखना कॉम्बिनेशन में ओनली selection, only selection, not for arrangement। तो यहां से मीनिंग समझ में आ रही है। तो यहां कैसे सर, यहां तो सिर्फ अरेंज किया, सेलेक्ट कैसे नहीं किया? बिल्कुल किया है सेलेक्ट। 3 दी हुई संख्या थी, तीनों को ले लिया। तो 3 संख्याओं में से 3 को पहले लिया, फिर अरेंज किया, मतलब परम्यूटेशन। 3 में से तीनों को ले लिया और फिर अरेंज किया, परम्यूटेशन। अगर आपको बोला रहता कि इस 1 2 3 को यूज करते हुए 2 अंकों की संख्या बनाइए, 2 अंकों की संख्या बनाइए, 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो कितने अलग अलग 2 अंकों की संख्या बन सकती है? तब आप क्या करते, 3 अंकों में से 2 अंक को सेलेक्ट करते और जो 2 अंक का नंबर मिलता, मतलब डिजिट मिलता, उसको रीअरेंज करते, तो 3p2 लग जाता। यहां पूरा पूरा ले रहे थे तो 3p3, 3 में से 2 लिया तो 3p2। क्लियर हो रहा है इतना? समझ में आया? और ये आपको पहचानना पड़ेगा कि कहां परम्यूटेशन लगाना है, कहां कॉम्बिनेशन लगाना है, वो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। चलो एनपीआर का एक्सपांशन देखो, पी से परम्यूटेशन। चलो, एनपीआर का एक्सपांशन होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, ये, या फिर इसका सिंबल होता है ऐसा भी। ठीक है, इसके अंदर हो जाएगा ये ऐसा, या फिर ऐसा देखने को मिले, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल समझते जाना, कोई मैथ्स बैकग्राउंड के हो नहीं हो, ये पढ़े हो नहीं हो, पढ़े हो मैटर नहीं करता, बहुत इजी है, मैं सिखा रहा हूं, सीखो बस। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? जैसे अगर बोले यहां पर ऑब्वियसली नंबर आने वाले कोई से, जैसे अगर आपको बोल दिया कि भाई 6 फैक्टोरियल का मान बताइए, 6 फैक्टोरियल का मान या तो ऐसा लिखा होगा या तो ऐसा लिखा होगा। ठीक है, तो ये होता है 6 से लेकर
कम होते हुए 1 तक जाना और उसका गुणा। ठीक है, मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मतलब होता है ये। कितना भी फैक्टोरियल दिया हुआ है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि उस संख्या से शुरू करते हुए आपको कम करते जाना है 1 तक, और 1 तक बढ़ते हुए सभी संख्याओं का लेना है क्या, गुणनफल, बस। वैसे ही अगर आपको 10 फैक्टोरियल का मान पूछ दे या निकालना पड़े तो क्या करोगे, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 10 फैक्टोरियल हो गया। तो समझ में आ गया फैक्टोरियल क्या होता है। तो वो हो गया एनपीआर का फॉर्मूला। ठीक, अगर कॉम्बिनेशन लगाना पड़े तो वहां पर आप लिखोगे एनसीआर, सी से कॉम्बिनेशन, दी हुई चीजों में से कुछ चीजें सेलेक्ट करना, दैट इज एनसीआर, सेलेक्ट करना मतलब सी मतलब कॉम्बिनेशन। तो एनसीआर का एक्सपांशन हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। डिफरेंस क्या है यहां पर, केवल इस वाले टर्म का डिफरेंस है, बाकी तो n बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, n बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल वैसे ही है, बस यहां पर एडिशनल टर्म ये आ जाएगा। तो याद हो जाएगा दोनों फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है क्या। तो एनसीआर ये, एनपीआर ये, आई होप क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता भी दिया कहां पर क्या यूज होने वाला है। ठीक, चलो एक नोट पॉइंट बस ध्यान में रखिएगा, शून्य फैक्टोरियल का मान 1 होता है ना कि 0। ठीक है, ये केयरफुल रहे, जनरली सॉल्व करते तो फिर क्या हो जाता है, शून्य फैक्टोरियल के मान बहुत सारे लोग शून्य ले लेते हैं, गलत हो जाता है। शून्य फैक्टोरियल का मान 1 होगा ना कि 0। ठीक है, चलो कुछ कुछ चीजें और निकल के आती है, जैसे अगर, हाँ यहां पर एन और पी क्या, एन और आर क्या है। एन मतलब दी हुई जितनी भी चीजें हैं, जैसे यहां पर जितनी संख्या दी हुई होगी कुल संख्या, वो आपकी एन हो जाएगी। कुल संख्या, कुल अल्फाबेट मतलब कुल आपके लेटर्स जो होंगे, अक्षर जो होंगे, या कितनी कोई भी चीजें दी हुई होगी कुल, वो एन है। उसमें से जितनी चीजों को लेके अरेंज करना है वो आपका आर। हो सकता है जितनी दी हुई हो उतनी पूरी लेनी पड़े, मतलब एन पी एन हो जाएगा वो। यहां पर भी वही, एन मतलब कुल दी हुई चीजें और जिसमें से आर को सेलेक्ट करना है। कई बार एन सी एन मतलब पूरी चीजों को सेलेक्ट करना होता है, तो एन सी एन हो जाता है। क्लियर है क्या। तो यहां से कुछ चीजों को अगर हम देखें डायरेक्ट रिलेशन के तौर पे, तो नोट पॉइंट करके आप कर सकते हो, जैसे एनपीएन अगर करना पड़े, एनपीएन मतलब दी हुई चीजों में से समस्त चीजों को लेना। जैसे ये 3 अंक दिए हुए थे, तीनों को लेके बना दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, एनपीएन हो गया ना, ये भी एन ये भी एन, एनपीएन। और एनपीएन पुट करोगे उधर तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल। आर की जगह क्या करोगे, एन, एन माइनस एन क्या होगा, 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल का मान मतलब नीचे 0 नहीं होगा, 1 होगा, मतलब बचेगा क्या, एन फैक्टोरियल। ठीक, ऊपर एन फैक्टोरियल, नीचे तो 0 फैक्टोरियल, मतलब 1 हो गया। तो एनपीएन की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल, मतलब इसको आप डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल कर सकते थे। जहां कहीं भी एनपीएन दिखेगा उसका मतलब सीधा वो वैल्यू का फैक्टोरियल होगा। एनसीएन में क्या आता है भाई, देख लेते हैं। एनसीएन में क्या आता है, जितनी चीजें दी हुई हो उन सभी को सेलेक्ट करना। मतलब ऑब्वियसली बात है, 5 चीजें दी हुई है, पांचों को सेलेक्ट करना है, मतलब क्या आएगा, वैल्यू 5 ही तो आएगा। 5 चीजें दी हुई है, 5 चीजों को सेलेक्ट करना है, मतलब पूरे में से पूरे को सेलेक्ट करना है। कितने अलग अलग प्रकार से कर सकते हो, तो 5 ही प्रकार से कर सकते हो। कैसे, प्रूफ भी देख लो। एन फैक्टोरियल, आर की जगह एन फैक्टोरियल करोगे, और एन माइनस आर जो है उसको एन माइनस एन फैक्टोरियल कर दोगे, ये तो हो जाएगा 0 फैक्टोरियल मतलब 1। एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया, कैंसल, बचेगा 1। सॉरी, जो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि 5 में से 5 चीजें लेना है तो कितने प्रकार से कर पाओगे, एक ही प्रकार से कर पाओगे। यहां पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि कितनी प्रकार से यह संभावनाएं हो सकती है, कितनी प्रकार से यह संभावनाएं हो सकती है, यह पूछता है आपसे। कितनी प्रकार से आप ऐसा कर सकते हो, कितने प्रकार से आप 3 अंकों की संख्या को यूज करके 3 अंकों की संख्या बना सकते हो,
कितने प्रकार से आप 5 सफेद गेंद और 2 नीले गेंद में से 3 सफेद गेंद और 1 नीली गेंद सेलेक्ट कर सकते हो? कितनी प्रकार से, कितने तरीकों से? तो कितने प्रकार कितने तरीकों से कर सकते हैं, वो तरीके बताते हैं ये। उतने अलग अलग नंबर ऑफ वेज बताते हैं ये दोनों, कि कितने नंबर ऑफ वेज से, कितने अलग अलग नंबर ऑफ वेज से आप वैसा कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आया क्या? तो एनसीएन, समस्त दी हुई चीजों में समस्त को सेलेक्ट करना, ऐसा कितने प्रकार से हो सकता है? एक ही प्रकार से हो सकता है भाई। जैसे 7 चीजें दी हुई हो, सातों को सेलेक्ट करना हो, कितने प्रकार से कर पाओगे अलग अलग? एक ही प्रकार से कर पाओगे, एक ही प्रकार से कर पाओगे। एक और बात नोट पॉइंट करते जाना, जो जो भी मैं कह रहा हूं, इन दोनों चीजों से जो भी चीजें मिलेंगी, क्या मिलेगी? नंबर ऑफ वेज। ऊपर लिख लेना, दोनों से क्या मिलेगा? नंबर ऑफ वेज। ठीक है, मतलब तरीका, तरीका कैसा तरीका? डिफरेंट तरीका, अलग तरीका, अलग तरीका निकलेगा। जो भी दोनों से निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? डिफरेंट नंबर ऑफ वेज, अलग अलग तरीके निकल के आएंगे, कोई भी रिपीटिशन नहीं होगा। कितने अलग अलग प्रकार से हम ऐसा कर सकते हैं, कितने अलग अलग प्रकार से ये संख्याएं बन सकती है, कितने अलग अलग प्रकार से हम 5 सफेद और 2 नीली गेंद में से 3 सफेद और 1 नीली गेंद सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से। उसमें रिपीटिशन के चांसेस नहीं है, दोनों में रिपीटिशन नहीं होता। जो भी तरीका मिलता है वो सारे तरीके अलग अलग होते हैं, सारे नंबर ऑफ वेज अलग अलग होते हैं। तो ध्यान रखना, दोनों में जो चीजें मिलेंगी वो नंबर ऑफ वेज डिफरेंट होगा, अलग अलग तरीकों से किया जाएगा, उसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बताई है। क्लियर है? नहीं है तो ध्यान रखें, एन पी एन की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल, जबकि एन सी एन की वैल्यू होती है 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, कितना? 1। इतनी बातों का ध्यान में रखते हुए अब आप सक्षम हैं प्रश्न बनाने के लिए। ठीक है, चलिए पीडीएफ ओपन कर लीजिए, हम बनाते हैं कुछ प्रश्न, बेसिक प्रश्न। चलिए पीडीएफ से क्वेश्चन थोड़े इजी, अब हम प्रश्न पहले बनाएंगे। थोड़े इजी प्रश्न आपको पहले बता देते हैं, 1 2 3 थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे भी इजी और प्रश्न दे दे चलिए आपको। ठीक है, आपके पीडीएफ से भी ज़्यादा इजी प्रश्न आपको पहले करवा देते हैं। वैसे तो ये 1 2 3 वाला जो एग्जाम्पल लिया ये सबसे इजी प्रश्न था, तो वो मैंने करवा दिया, लेकिन चलिए और इजी करवा देते हैं, सो दैट थोड़ा सा फाउंडेशन बन जाए, फिर क्वेश्चन हम करेंगे पीडीएफ से। चलो क्वेश्चन लिखोगे। 1 3 4 5 9 को प्रयोग में लाकर प्रयोग में लाकर 3 अंकों की अलग अलग कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? ठीक है, 1 3 4 5 और 9 को प्रयोग में लाकर 3 अंकों की अलग अलग कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? चलिए ये आपका प्रश्न। तो क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन लगेगा कि परम्यूटेशन बनेगा? जो लाइव जुड़े हैं वो कमेंट करके एक बार बताइए, देखते हैं कौन सही जवाब देता है।
सबसे पहला वही मैंने बोला ना कि परमिटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा, ये भी आपको प्रश्न में पहचानना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे बताइए कि परमिटेशन लगाएं कि कॉम्बिनेशन लगाएं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। लाइव क्लास का फायदा उठाइए भाई, यही फायदा है कि आप लाइव क्लास में कमेंट कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा जज कर सकते हैं। अपने आप को जज करने का मौका मिलता नहीं है, और मिलता है तो लोग छोड़ देते हैं हेजिटेशन की वजह से, जो ज़्यादातर आप में से लोग कर रहे हैं। जो लाइव क्लास नहीं कर पाते मजबूरन, उनकी तो खैर मजबूरी है क्योंकि वो जॉब में है, काम में है, व्यस्त है। जो घर बैठे शौक से अपने लाइव क्लास अटेंड नहीं करते हैं ना, मतलब क्या बोले हम उनको, परीक्षण का मौका आपको मिल रहा है लेकिन आप यूज नहीं कर रहे हैं। यहां क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, समझिए बात को, कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, देखो परमिटेशन लगेगा। पर्पस समझिए, जैसे मान लो यहां पर कितने अंक दिए हुए हैं, 5 अंक दिए हुए हैं। 5 अंक में से 3 अंक लेकर आपको अलग अलग संख्याएं बनानी है। तो मान लो इस 5 अंकों में से ले लिया 1, 3 और 4, या फिर 3, 4 और 9, या फिर 1, 5 और 9, कुछ भी ले लिया। मान लेते हैं ये ले लिया आपने 3, 4 और 9। ये क्या हुआ फिलहाल आपके हिसाब से, कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है यहां तक। तो यहां पर तो सर सिर्फ मैंने सेलेक्ट कर लिया, 5 में से 3 सेलेक्ट कर लिया, बन गया नंबर, तो यहां पर तो कॉम्बिनेशन लगा दिया, यहां तक बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने 3, 4, 9 सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट किया है मतलब कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन क्या 3, 4, 9 से आप 4, 3, 9, 9, 4, 3, 3, 9, 4 ऐसे करके अलग अलग और संख्या नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हो। मतलब 5 में से जो 3 अंक आप लोगे उनको भी तो आपस में अरेंज करके अलग अलग संख्याएं बनाई जा सकती है। और ऐसा क्यों करेंगे वाली बात ही नहीं है। जब आपने 3 अंक सेलेक्ट कर लिए मतलब उनको आपस में रीअरेंज करना ही पड़ेगा। अलग अलग पॉसिबिलिटी पूछिए कि कितने ऐसी पॉसिबिलिटी है जब आप दी हुई संख्याओं से या दी हुए अंकों से नए अंक बना सकते हैं। वो सारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बतानी है आपको। तो जिसने जिसने भी परमिटेशन कहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। राहुल, अक्की, साधना, सोनी, ठीक है, इन सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, परमिटेशन आएगा। और जिन्होंने अगर गलत आंसर दिया है तो भी चिंता वाली बात नहीं है, पहला ही प्रश्न था, ठीक है। पहले प्रश्न में हो सकता है हम 10 प्रश्न भी कर ले तो भी हमको कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं अगर वो ध्यान में है तो आपको चिंता वाली कोई बात नहीं है। क्या, जहां पर पर्पस दिखाई दे कि जहां सेलेक्ट करके उनको आपस में भी अरेंज करके नई चीजें बन सकती है, परम्यूटेशन लगेगा। अगर मैं बोलूं अब 5 पुरुषों में 3 पुरुष लेकर एक समिति बनानी है, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, 5 पुरुषों में 3 पुरुष लेकर एक समिति बनानी है। कितने अलग अलग प्रकार से आप समिति बना सकते हो? तो आप बोलोगे 5 में से पहले किसी 3 को ले लिया, उसमें से एक आदमी निकालकर कोई दूसरे आदमी को ले लिया, ऐसी पॉसिबिलिटी कर रहे हैं यहां पर। तो 5 पुरुषों में 3 पुरुष लेकर समिति बनानी है, कोई भी 3 कितने अलग अलग प्रकार से बनाई जा सकती है। तो यहां पर होल एंड सोल पर्पस है ओनली सिलेक्शन का। किसका? ओनली सिलेक्शन का। मतलब इस वाले प्रॉब्लम में केवल लगेगा कॉम्बिनेशन, केवल लगेगा इस वाले प्रश्न में कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि 5 में से जो आपने 3 पुरुष सेलेक्ट किए वो किसी भी ऑर्डर में खड़े रहे समिति में मैटर करता है क्या? भैया 3 आदमी आपने समिति में ले जाके घुसा दिया, वहां पर कौन कैसे बैठा है उससे मतलब है क्या आपको? बताइए। ये आदमी इधर आ जाएगा, ये आदमी इधर आ जाएगा तो समिति बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी ना। तो यहां पर पर्पस अरेंज करना है ही नहीं, यहां पर केवल 5 में से 3 ले लेना है और उनका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करता। तो यहां पर होल एंड सोल पर्पस केवल किसका है? सिलेक्शन का।
उनका ऑर्डर मेंटेन करके या ऑर्डर रीअरेंज करके नई समिति नहीं बन जाएगी। मतलब ये तीन को कुछ को लिया और समिति में डाल दिया, ये अपना स्थान आपस में बदल लेंगे तो क्या समिति बदल जाएगी? क्या समिति तो वही कहलाएगी तीन लोगों की, वही वाली। अभी समझ में आया क्या जो मैंने एग्जांपल दिया? बताइए। यहां पर मैटर करता है, यहां पर जो आपने तीन सेलेक्ट किया उनको जब आपस में चेंज करोगे तो अलग संख्या बन जाएगी, इस कारण परमिटेशन लगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं। तो यहां पर आपका सबसे पहले पहचानना है सिलेक्शन भी है 5 में से 3 और फिर अरेंजमेंट भी है, मतलब एक साथ लगेगा परमिटेशन। मैंने बोला ना, जहां सेलेक्ट भी करना है और उसके बाद अरेंज भी करना है वहां परमिटेशन लगेगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस रिप्लाई करिए, अदरवाइज मेरे इतना चीख चीख के कहने का मतलब नहीं होगा फिर, क्योंकि इतने इतने इजी लैंग्वेज में और इतना डेप्थ में जाकर कोई समझाता नहीं है, बस बता देता है। बुक में भी पढ़ोगे कंफ्यूज अलग होगे। ठीक है, चलो। तो परमिटेशन लगेगा, तो परमिटेशन मतलब सीधा सीधा क्या करना है, 5 अंकों में से 3 अंक सेलेक्ट करके और अरेंज करना है और नए अंक नई संख्याएं बनानी है। तो 5p3, 5p3 को सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो। फैक्टोरियल 5 वो फॉर्मूला जो बताया था उसमें पुट कर देना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, मतलब 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट्स इट। चलो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 3 गया, आपका बचा 2 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करते हैं, 5 से कम करते हुए आपको 1 तक बढ़ना है, 2 से कम करते हुए 1 तक बढ़ना है। तो क्या करते हैं जनरली, देखो हर में कितना फैक्टोरियल होता है वहां तक ले जाकर इसको रोक देना है। क्यों? क्योंकि वो अंश और हर कट जाता है। जैसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, रोक देना क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौक 20 और 3 60, आंसर आ जाएगा 60। 60 वेज, 60 अलग अलग नंबर बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग 1 3 4 5 एंड 9। तो 5 अंकों की संख्या को यूज करके तीन अलग अलग संख्या, 3 अंकों की संख्या सॉरी, 60 ऐसे अलग अलग नंबर, 60 ऐसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। चलिए वेरी गुड, अगर आपको समझ में आया है, अब आप सक्षम हो चुके हैं कि आप प्रश्न बना पाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए एक आपको शब्द देते हैं, SAIL, सेल। सेल को यूज करके या फिर सेल शब्द से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, सीधा मेरा प्रश्न है। सेल शब्द से और कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं? तो ऑब्वियस ही बात है, पूरा पूरा मैंने बोला है, सेल के पूरे आप लेटर को यूज कर सकते हो, अक्षर को यूज कर सकते हो। मतलब 4 लेटर हैं, चारों को यूज कर लेना है और फिर अरेंज कर देना है। अरेंजमेंट भी मैटर करता है, 4 में से 4 सेलेक्ट किया फिर अरेंज किया, मतलब कभी ए पहले फिर कभी आई पहले, ए बाद में एस बाद में, मतलब वो आपको नहीं सोचना है, आपको सीधा क्या लगा देना है, परमिटेशन, मतलब 4p4। और 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 और दूनी 24। तो सेल को यूज करके 24 अलग अलग और शब्द बनाए जा सकते हैं। है कि नहीं यूजफुल ये चीज? ठीक है, चलिए अब आप पीडीएफ के प्रश्न बनाने के लिए सक्षम है, पीडीएफ के प्रश्न बनाएंगे। लेकिन पहला प्रश्न जो होगा पीडीएफ का आपका होगा 5वां प्रश्न, क्योंकि अननेसेसरी क्वेश्चन नंबर 1 2 4 जो है वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर देगा, उसमें हम बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पहले करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पहले करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्शन। ठीक है, AUCTION,
TION, ऑक्शन। ऑक्शन शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि सभी स्वर हमेशा साथ में आए। सभी स्वर हमेशा साथ में आए। स्वर मतलब इंग्लिश में उसको वोवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोवेल। एक होता है कॉन्सोनेंट और एक होता है वोवेल, है ना। तो वोवेल आपको पता है इंग्लिश लेटर में कितने होते हैं? 5 AEIOU, दैट इज वोवेल, स्वर। ठीक है, तो स्वरों को एक साथ रखना है और फिर अरेंज करना है, सीधी बात है। तो ऑक्शन शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि सभी स्वर हमेशा साथ में आए। स्वरों को हमेशा साथ में रखना, एक साथ इकट्ठे, वो अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, कितने विभिन्न प्रकार से उन्हें व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अब एक चीज तो क्लियर है कि भाई यहां पर तो परमिटेशन ही लगेगा ना। जब कभी भी नंबर हो, लेटर हो, व्यवस्थित करने का काम और उससे अलग अलग चीजें जो मिलती है उसमें हमेशा परमिटेशन ही लगेगा। ठीक है, तो यहां तो परमिटेशन लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा यहां स्वर हमेशा साथ होंगे। मतलब देखो क्या करो, ए को साथ रखो, यू को साथ रखो, आई को साथ रखो और ओ को साथ रखो। ये एक साथ एक ही बक्से में होंगे, एक साथ एक ही बक्से में होंगे। अगला बक्सा किसका बचा? अगला बक्सा बचा है सी का। अगला बक्सा किसका बचा है? टी का। अगला बक्सा बचा है एन का। क्लियर क्या? कुल कितने बक्से हो गए? 1 2 3 4। अब इनको आपस में अरेंज करना है। कभी बक्सा नंबर 4 इधर, कभी बक्सा नंबर 2 इधर, कभी बक्सा नंबर 3 जो है इधर आ जाएगा। मतलब आपस में शफल करना है, अरेंज करना है। और जब इनको आपस में अरेंज करना है, चार चीजें दिख रही है तो अरेंज करना मतलब क्या लग जाएगा यहां पर? 4p4। इन सभी चार चीजों को अरेंज करना मतलब 4p4। चार चीजें क्यों हुआ सर, इसको क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक साथ रहेंगे। ये क्या है? सभी स्वर हैं, वोवेल है कि नहीं? तो ये हमेशा साथ रहेंगे, मतलब एक जैसा ट्रीट होगा ये। तो कुल मिलाकर ऐसी चार चीजें जिनको आपस में अरेंज करना है, ये एक साथ जाएंगे तो इस वजह से क्या आ गया? 4p4। लेकिन एक सावधानी और बरतनी है, और वो ये है कि ये एक साथ तो रहेंगे, ये सभी वोवेल स्वर एक साथ तो रहेंगे, लेकिन पहले ए आएगा कि पहले यू आएगा कि पहले आई आएगा कि पहले ओ आएगा, ये भी तो आपस में लड़ाई होगी ना इनके बीच में। ए बोलेगा पहले मैं रहूं, यू बोलेगा मैं पहले चले जाऊं, आई बोलेगा मैं पहले चले जाऊं, ओ बोलेगा मैं पहले चले जाऊं, या हो सकता है यू बोले मैं लास्ट में रहूंगा। मतलब कोई भी कहीं पर भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है इसी ऑर्डर में रहेगा। मतलब ये हालांकि एक ही बॉक्स है, लेकिन ये अपने एक ही बॉक्स में आपस में तो अरेंज हो सकते हैं। और इसी बॉक्स में जब ये आपस में अरेंज होंगे तो इनका अरेंज होने का तरीका भी क्या होगा? 4 फैक्टोरियल। मतलब 4 में से सभी को अरेंज करना है। तो ये 4p4 किसका हुआ? इन सभी को आपस में अरेंज करने का तरीका। और एक 4p4 कहां से आया? जो वोवेल एक साथ रखे हुए हैं वो वोवेल आपस में कैसे अरेंज करेंगे उनका तरीका। क्योंकि ये भी तो मैटर करेगा, अगर यू यहां पर हो, ए इधर हो, तो ये भी आपस में अरेंज हो, तो उससे भी नए तरीके कहलाएंगे, वो नया शब्द बनकर आएगा। क्लियर? तो 4p4 इंटू 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका आंसर। और 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 गुणा 1। ये भी 4 तिया 12 दूनी 24 गुणा 1, 24 गुणा 24। क्लियर है या नहीं है बताइए मुझे। क्लियर है कि नहीं है? 24 धन 24 नहीं आएगा भैया, गुणा है, गुणा बीच में गुणा लिखा है मैंने। आपको ये भी बताऊंगा कि कब गुणा कब जोड़ आएगा। ठीक है, यहां गुणा आएगा। क्लियर? गुणा आएगा यहां पर। 48 नहीं आएगा भाई, एक बात का ध्यान रखें ना। 24 गुणा 24 करना पड़ेगा। 24 गुणा 24 मतलब 576। समझ में आई कि नहीं बात आपको? अब एक चीज समझना, जहां पर एंड वाला कॉन्सेप्ट आएगा, एंड, एंड मतलब और,
वहां पर गुणा लगेगा। क्या लगेगा? गुणा। ठीक है, क्या लगेगा? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन लगेगा। जहां पर और वाली कंडीशन आएगी, और मतलब या फिर, वहां पर प्लस वाला कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब धन होगा, जुड़ेगा। ये बात और ध्यान रख लो। ठीक, तो यहां पर कैसे और आया? इन चार चीजों को अरेंज किया और साथ ही साथ और इन स्वरों को भी जमाया। तो इनको जमाने के साथ और हमने इनको जमाया, तो और वाली कंडीशन है, तो बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन। वो आपको बताया इधर। ऐसी कंडीशन नहीं है कि या आप इसको जमाओ या फिर इसको जमाओ, एक साथ जमा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि इसको जमा दिया तो इसको जमाना नहीं पड़ेगा, या इसको जमा दिया तो इसको जमाना नहीं पड़ेगा, मतलब और वाली कंडीशन नहीं है, या वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो इसको जमाने के साथ साथ इसको भी जमा रहे, मतलब ये जमाया और मतलब ये वाला और ना, एंड इसको भी जमाया। ये और ये और अलग अलग है, ये ध्यान रखो। यहां पर एंड वाला और आ रहा है, इस कारण बीच में गुणा आया। ठीक, तो दीप्ति जी कॉन्सोनेंट तो अरेंज हो गई ना ऑलरेडी, कॉन्सोनेंट्स तो ऑलरेडी अरेंज हो गए। ये जब 4p4 लगाया पूरे के लिए, तो ये तो अरेंज हुए हैं ना आपस में, ये तो कॉन्सोनेंट अरेंज हुए, ये थोड़ी एक साथ रखे हुए हैं। मतलब ये अलग अलग चार बॉक्स ये आपस में इधर उधर हुए हैं, मतलब ये भी अरेंज हुए हैं। ठीक, मतलब कॉन्सोनेंट्स अरेंज हुए हैं आपस में। क्लियर है कि नहीं? तो आज हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखे। कॉन्सेप्ट समझने के अलावा हमने एक ही क्वेश्चन आज किया है। अगली क्लास में हम देखेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन, और फिर ये चैप्टर करने के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर होगा, क्योंकि वो इससे ही लिंक्ड है। ठीक है, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ यूज आपका प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर, प्रायिकता वाले चैप्टर में काम में आता है। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास कब होगी आपको नोटिफाई ग्रुप में कर दिया जाएगा। समय के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।